हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था कि मौर्यों को ने कितना क्षेत्र पर अधिकार रखा है और हमने मौर्यों को ठीक से पढ़ लिया था। आज की जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने हैं मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्यों के बाद का समय। अब मौर्यों ने इतने बड़े साम्राज्य पर अधिकार तो कर लिया था, लेकिन उसके जो परिवर्तित राजा थे, परिवर्तित मतलब उनके बाद के जो राजा थे, मौर्यों के बाद के वाले राजा, उन्हीं की चैन में चले आ रहे थे। ठीक है, तो उनसे वो इतना बड़ा क्षेत्र संभला ही नहीं, ना ही संभल पाया। तो क्या करा, जब वहाँ के कुछ तो विदेशी आक्रमण होने लगे, कुछ जो देश के अंदर ही अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र में राज्य कर रहे थे, वो अपना विस्तार करने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में क्या होता है, कुछ विदेशी आक्रमण हुए, कुछ देशी राजाओं ने विद्रोह कर दिया और अपना एक अलग राज्य बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मौर्यों का पतन हुआ, मौर्योत्तर काल आ गया। समझते हैं क्या होता है। अब एक विश्व मैप है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो मौर्योत्तर काल है वो अंधकार का युग है। उसे अंधकार युग की संज्ञा दी है। किसकी? अंधकार युग। किसे? मौर्योत्तर काल को। लेकिन ये अंधकार का युग वो कहते हैं कि इस वजह से, क्योंकि इस टाइम क्या है, पूरे भारत में कोई एक राजा नहीं था, यानी कि भारत एकीकरण नहीं था उस टाइम। लेकिन अगर हम इस बात दूसरी तरफ हम इसका ध्यान लाते हैं तो जो वाणिज्यकरण के रूप में हम इसमें देखते हैं, तो इस टाइम क्या हो रहा है कि विदेशों से व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है। कौन कौन से हो रहा है? हम अगर भारत के हिसाब से देखें तो भारत में उस टाइम क्या हुआ, दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर लिया। यानी कि नीचे जो राज कर रहे हैं वो कर रहे हैं सातवाहन। ठीक है, सातवाहनों ने सभी आसपास के राजाओं को हराकर अपना एक पूरा क्षेत्र विस्तार कर रखा है। नर्मदा नदी से नीचे नीचे वाला क्षेत्र, इसे आंध्र भी कहते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश वाला इन्होंने क्षेत्र कब्जा कर रखा है। ऊपर वाला क्षेत्र पे जो सारे राजाओं को हरा देंगे वो हो जाएंगे हमारे कुषाण। तो ऊपर देखेंगे हम कुषाणों को, कुषाण जिसका फेमस राजा कनिष्क होगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों पे क्या कर रखा, पूरी तरह से अधिकार कर रखा है। तो ये समुद्री मार्ग से व्यापार करेंगे, विदेशों से व्यापार होगा। अधिकतर जो सातवाहनों का व्यापार था वो किससे होता है? यूरोपियंस कंट्री से। यहाँ पे जो कुषाण थे उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक सिल्क रूट होता है जो भारत के थोड़ा सा ऊपर से मध्य एशिया वाले क्षेत्र में जाता है। चाइना से जो रेशम है वो कहाँ जाता है? इधर यूरोपियंस कंट्री में जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हमारे कुषाण हैं वो बीच में टोल टैक्स लगा देते हैं। जैसे टोल टैक्स लगता है ना आजकल उस पर सड़कों पे, इस तरह से बीच में रास्ते पे कब्जा कर लेते हैं। वो एक ही मार्ग होता है, तो उनकी हाँ भाई जो भी आगे जाएगा पहले टैक्स देगा। बड़ी बात यह है। तो यहाँ से भी उन्होंने टैक्स लिया, यहाँ से उन्होंने व्यापार किया। इन्होंने सातवाहनों ने यहाँ पे व्यापार हुआ, यहाँ पे इधर व्यापार हुआ इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, जो सुमात्रा और बाली वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ से इनका क्या होता है, व्यापार होता है। तो यहाँ से ये स्वर्ण, यानी कि पहले तो स्वर्ण अधिकतर चलता था, स्वर्ण चांदी, उनके सिक्के लेते हैं और यहाँ से ये स्वर्ण लेते हैं। तो चारों तरफ से इनका लक्ष्मी की वर्षा हो रही है, धन वर्षा हो रही है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एक यूरोपियन इतिहासकार है जिसका नाम है प्लिनी। तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करता है कि आधे से ज़्यादा जो यहाँ पे यूरोपियंस का पैसा है, रुपया तो भारत का हो गया, खैर जो सोना है वो कौन ले जाता है? वो भारत वाले खींच के ले जाते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से। जब हम इन राजवंशों को पढ़ेंगे आगे जाकर तो हम समझेंगे कि किसने कैसे कैसे क्या क्या पॉलिसी लागू करी और क्या क्या उस पर किस चीज़ों का वो व्यापार करते थे, वो समझेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि जब मौर्य काल टूटा, मौर्योत्तर काल आया, तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल दो भागों में, जैसे सबसे पहले हम समझेंगे देशी विद्रोह। देशी विद्रोह यानी कि जो देश के अंदर सामंत थे, जब वो अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे तो उसे देशी विद्रोह कहा जाएगा। लेकिन जो बाहर से आक्रमण होता है उसे कहते हैं हम विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। इसके अंदर हम समझेंगे देशी विद्रोह के अंदर। देशी विद्रोह में सबसे पहले जो शुंग हैं वो आएंगे, यानी कि जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या कौन करेगा? शुंग वंश का राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। हम उसको भी बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा कण्व, यानी कि शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कौन कर देगा? कण्व शासक कर देगा।
कण्व शासक की जो हत्या कर देगा वो करेगा सातवाहन। और इसे लास्ट में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बीच में पढ़ेंगे हम एक राजा चेदी। ठीक है, अब ये अपना एक अलग राज्य कर रहा है जो कलिंग क्षेत्र वाले में है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे बीच में, लेकिन ये इस तरह से चेन चलती हुई आएगी। और ये साथ में ये भी एक छोटे से कोने में पड़ा हुआ है बेचारा और राज्य कर रहा है। ठीक है, विदेशी आक्रमण में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो होता है हमारी तरफ से हिंद यूनानियों का। मौर्यों के बाद का आक्रमण है ये, मौर्य से पहले वाला नहीं, मौर्यों के बाद वाला हिंद यूनानी, या इसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक। ठीक है, कभी कभी सवाल इसी तरह से आ जाता है, तो इंडो ग्रीक क्यों है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, समझ लेंगे आप। हिंद यूनानियों के बाद जो हमारा नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे शक, या जिनका दूसरा नाम हम समझते हैं सीथियन भी इनको बोला जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे जो पहलव हैं, पहलव का दूसरा नाम हमें मिलता है पर्थियन। ठीक है, ये आते हैं, सबसे पहले ये आए, फिर उसके बाद ये आए, और उसके बाद ये आए, और सबसे बाद में जो आएंगे वो आएंगे हमारे कुषाण आएंगे, और हम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने अपना देख लिया कि कौन कौन से राजवंश जो आए हैं वो मौर्योत्तर काल में आए हैं। ये लगभग तीसरी से दूसरी शताब्दी तक, शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व में, और ये हमारा मौर्य काल चलता है इस तरह से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुंग वंश को, देसी विद्रोह में शुंग वंश को पढ़ते हैं। शुंग वंश, तो शुंग वंश क्या होता है, मौर्य काल का जो अंतिम शासक है बृहद्रथ, उसकी हत्या कौन कर देता, उसका ही एक मंत्री जिसे हम सेनापति भी कहते हैं, और कर देता है आपका सेनापति पुष्यमित्र शुंग हत्या कर देता है किसकी, बृहद्रथ की हत्या। ओ भैया ना माना, बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने, और नए राजवंश का संस्थापक बन गया था किसका, शुंग वंश का। तो इसे कहेंगे हम संस्थापक। तो मेरी ये लाइन समझ पा रहे होंगे ना, सीधी सी है कि कौन था ये, सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था, कौन था, पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या कर देता है और नए वंश का संस्थापक बन जाता है, वंश होता है आपका शुंग वंश। अब संस्थापक तो होता है, और ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये ब्राह्मण है। कौन है ये, ब्राह्मण जाति का है। तो ब्राह्मण होने की वजह से ये क्या करता है, जो हमारे मौर्य काल हैं, मौर्य के अंतिम वाले जो शासक है, मेन वाले शासक अशोक, वो देखते हैं कि हम वो जो बौद्ध धर्म है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, मतलब कि उसको ज़्यादा संरक्षण देता है। तो ये इस बात उसे पसंद नहीं थी, तो वो क्या करता है, बौद्ध स्तूप जो उसने बनवाया था उसको तुड़वाता है, कुछ बनवाता भी है, लेकिन मेन वाले कुछ तुड़वाता है उसके। ठीक है, और इसके समय में हमें पता चलता है ब्राह्मण जाति का होने के साथ साथ इसने क्या करा, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। क्या करवाता है ये, अश्वमेध यज्ञ करवाता है। ये अपनी परंपरा को आगे लेकर जाता है। साथ में ये क्या काम करता है, कि इस समय संस्कृत जो वैदिक समय में चली आ रही थी, बीच में क्या हो गया था, पाली और प्राकृत का जमाना आ गया था। तो इसने क्या फिर से संस्कृत को पुनरुत्थान किया, और साथ में हिंदुओं का भी, जो उस टाइम ब्राह्मणवादी लोग थे, संस्कृत में ब्राह्मणों का पुनरुत्थान किया। पुनरुत्थान का समय माना गया है, कौन सा, आपका पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, तो संस्कृत और ब्राह्मणों का पुनरुत्थान हो गया। अब क्या होता है, इस वंश में कुछ दूसरे शासक भी आते हैं, जिसमें एक शासक है आपका अग्निमित्र। अन्य शासक में बात करेंगे हम, अन्य शासक कौन है, अग्निमित्र। अब ये क्यों फेमस है उसके बारे में बात करते हैं। अग्निमित्र
अग्निमित्र जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि एक हमारे कालिदास जी हैं, कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम एक फेमस बुक लिखी थी, वही वाले हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम था मालविकाग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्र इनकी बुक है एक, मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र। तो ये क्या है, प्रेम प्रसंग की कथा है, बुक है पूरी पूरी। तो इसमें जो मालविका है और अग्निमित्र है, तो अग्निमित्र जो है वो यही वाला अग्निमित्र है, ठीक है। और साथ में जो मालविका है वो एक कन्या है, वो निम्न जाति की है, लेकिन इनका प्रेम प्रसंग है, तो ये उसकी चर्चा करते हैं। साथ में इनमें अन्य शासकों में हम अंतिम शासक पढ़ते हैं। अंतिम शासक, इसका जो अंतिम शासक है वो मिलता है हमें देवभूति। कौन मिलता है, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, जिसकी हत्या कौन कर देगा, इसकी हत्या कर देगा आपका वसुमित्र, और वसुमित्र इसकी हत्या कर देगा और नए राजवंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा कण्व राजवंश। समझते हैं कण्व राजवंश को। कण्व राजवंश संस्थापक, तो संस्थापक कौन है इसका, वसुमित्र। कैसे बना, हत्या करके। किसकी हत्या करके, देवभूति की हत्या करके। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल हमें नहीं मिलती क्योंकि बहुत अलग इन्होंने काम नहीं किए, लेकिन उनके बाद शुंग के बाद आए थे इसलिए हमें इनको पढ़ना ही था। फिर इसका हम अंतिम शासक देख लेते हैं। अंतिम शासक, तो इसका जो अंतिम शासक आता है वो आता है आपका देवभूति, तो उसका हो गया था। इसमें देख लेते हैं हम। इसका आता है सुशर्मन। सुशर्मन अंतिम शासक कौन है, सुशर्मन है। अब सुशर्मन की भी हत्या कौन कर देगा, वो कर देगा आपका सिमुक। सिमुक, अब ये सिमुक कौन है, सिमुक जो है ये सातवाहनों का, सातवाहन वंश का संस्थापक है, ठीक है, जिन्हें आंध्र भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम सातवाहन पढ़ने से पहले हम चेदी वंश को पढ़ लेते हैं, जो कि कलिंग क्षेत्र में अपना राज्य कर रहा है, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है। चेदी या महामेघ वंश। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ये कलिंग वाला क्षेत्र है, कलिंग आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये अपना राज करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक गुफा मिली है, इसका फेमस जो राजा है, शासक, फेमस शासक, वो है आपका खारवेल। कौन है, खारवेल। बहुत चर्चा मिलती है इसकी, खारवेल की। तो इसका जो फेमस कार्य है वो हमें मिलता है, उसका हमें पता चलता है। एक गुफा है, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, ये उड़ीसा क्षेत्र में पड़ती है, और इसके हमें कार्यों का पता चलता है। खारवेल की उपलब्धियों का पता चलता है उससे। उपलब्धियों का ज्ञान होता है। कहाँ से, किससे, हाथी गुम्फा से, ठीक है। किसके बारे में, खारवेल में। खारवेल कहाँ का राजा है, खारवेल है कलिंग का राजा, ठीक है। तो ये हमें से पढ़ने को मिलता है। कौन सा इसके साथ इसका जो वो है वंश है वो चेदी या महामेघ वंश है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, मेरे ख्याल से, हाँ 2019 में एसएससी शायद सीजीएल में पूछा गया था कि जो खारवेल है वो कौन से वंश से संबंध रखता है, तो आंसर था उसका चेदी वंश, ठीक है। तो हम इस तरह से समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं सातवाहनों की, ठीक है। सातवाहन वंश, सातवाहनों वंश का हम क्षेत्र देख लेते हैं। ये नर्मदा नदी से नीचे वाला जो क्षेत्र है ये सारा किसका है, सातवाहनों का है। तो सातवाहन कुछ चीज़ों को लेकर फेमस थे। एक तो अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के फेमस थे, दूसरा वो अपने व्यापार वाणिज्य के लिए फेमस थे, तीसरा वो फेमस थे अपने जो बंदरगाह है, उन्होंने बंदरगाहों का निर्माण करवाया, चौथा वो फेमस थे अपना जो माताओं को सम्मान देने के लिए, यानी कि स्त्री का सम्मान देने के लिए, वो इसके लिए फेमस थे। इसका संस्थापक देख लेते हैं। कौन था इसका संस्थापक,
थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, सिमुक। कौन था? सिमुक। ये इसका संस्थापक हो गया। अब वहाँ का जो समाज है, थोड़ा सा समाज के बारे में अगर बात करें, माताओं को ज़्यादा इन्होंने इज्जत दी। क्यों दी? जैसे हमें कुछ ऐसे राजा मिलते हैं जिनके नाम के आगे उनकी माताओं का नाम मिलता है हमें, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, बलश्री। ठीक है, इस तरह से हमें क्या मिलते हैं? बलश्री, सातकर्णी, कुछ इस तरह से हमें क्या मिलते हैं? शासक मिलते हैं। तो समाज कैसा था? हालांकि समाज में इज्जत माता की ज़्यादा थी, लेकिन समाज पितृसत्तात्मक ही था, क्योंकि राजा कौन बन रहा है? लड़के ही बन रहे हैं। ठीक है, तो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक। लेकिन महिलाओं की स्थिति पूछ लेता है कभी कभी, महिलाओं की स्थिति अच्छी। किनके समय में? किनके समय में? आपके सातवाहनों के समय में। ठीक है, हम अगर व्यापार के बारे में बात करें, ठीक है, तो व्यापार कहाँ कहाँ से होता है इनका? एक तो होता है इनका यूरोपियंस कंट्री से, यूरोपियन देशों से। ठीक है, दूसरा ये अपना जो व्यापार करते हैं वो इंडोनेशिया वाले क्षेत्र, यानी कि सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा, बाली, ठीक है, और आपका मलक्का, इन वाले द्वीपों से क्या करते हैं? ये व्यापार करते हैं। ठीक है, किन चीज़ों का व्यापार होता था? व्यापार की जो वस्तुएं हैं, व्यापार की वस्तुएं थे, एक तो मसाले, मसालों का व्यापार। दूसरा ये अपना सीपीओ का, मोती, मणिक और आपका रेशम। नीचे भी रेशम कपास वाला क्षेत्र था, तो वहाँ से भी। तो मेन क्या है इसमें? मसाले और रेशम, इनका व्यापार करते थे। मसाले हम आज भी जानते हैं कि जो केरल वाला क्षेत्र है वो मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मसालों में किसकी डिमांड ज़्यादा थी? मसालों में डिमांड ज़्यादा थी काली मिर्च की। अभी भी जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक काल में एक वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली आया था और वो यहाँ से काली मिर्च का सौदा करके ले गया था। तो मसालों में भी सबसे ज़्यादा काली मिर्च। काली मिर्च को गोल मिर्च भी कहते थे। गोल मिर्च, वो गोल गोल होती है ना, छोटी छोटी सी, तीखी बहुत होती है, मैंने तो खाई है। ठीक है, गोल मिर्च। साथ में अब वो यवनों को, यानी कि यूरोपियंस को, उसमें जो यवन देश था, ग्रीस देश था, वो बहुत ज़्यादा उस टाइम फेमस था, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो। तो उनके पसंद होने से इनका एक नाम पड़ जाता है, इस काली मिर्च का नाम पड़ता है यवन प्रिय। क्या पड़ता है? यवन प्रिय। ठीक है, साथ ही रेशम और इनका व्यापार किससे करते हैं? वो इन वाले द्वीप से भी करते हैं। कहाँ पड़ते हैं ये द्वीप? मैंने पहले भी दिखाया था आपको। ये जो आपके क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र, ये यहाँ पे पड़ते हैं ये क्षेत्र। ठीक है, सुमात्रा, बाली, मलक्का वाले द्वीप ये हैं, और यूरोपन कंट्री ये यहाँ पे वाले क्षेत्र हैं। तो इनका व्यापार कुछ यहाँ से इस तरह से होता था। हालांकि यहाँ से नहीं होता था, यहाँ से भी होता था। ठीक है, यहाँ से भी होता था। अरेबियंस इसमें जाते थे और आगे को वो पैदल निकल जाते थे। तो इस तरह से व्यापार होता था। कहाँ गए हम? यहाँ थे। ठीक है, हमने व्यापार के बारे में समझ लिया। अब इनके कुछ फेमस शासकों के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक कौन कौन है? जैसे एक शासक मिलता है हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी, फेमस गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी, अब ये क्यों फेमस है? सबसे पहली बात है क्योंकि इसकी एक माता जी हैं, ठीक है, उनका नाम है बलश्री। ठीक है, इनकी दूसरी माताएं जी हैं ये, एक माता इनकी गौतमी होगी थी और एक ये बलश्री माता है इनकी। ठीक है, तो इन्होंने ना एक नासिक अभिलेख लिखा है। कहाँ पे? नासिक में। तो नासिक अभिलेख से हमें एक जानकारी मिलती है, नासिक अभिलेख।
नासिका अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि वो इसको क्या कहती हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहती हैं एका ब्राह्मण। एका ब्राह्मण से मतलब यानी कि एकमात्र ब्राह्मण, यानी कि ये इसको बताती हैं कि उस टाइम जो है आसपास के क्षेत्रों में कोई इनके जैसा था ही नहीं, इनकी तारीफ करती हैं वो, ठीक है, ये हमें पता चलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत फेमस था क्योंकि उसने साम्राज्य विस्तार भी बहुत ज़्यादा किया था। तो जितना भी हम क्षेत्र देखते हैं नीचे दक्षिण वाला, वो सारा किसने किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था। इसके अलावा एक फेमस राजा और है जिसका नाम है यज्ञश्री। यज्ञश्री, अब यज्ञश्री ने क्या करा, क्षेत्र पे अधिकार तो किसने कर लिया, गौतमी ने कर लिया, लेकिन उसके बाद जो विदेशी व्यापार बढ़ाया वो किसने बढ़ाया, यज्ञश्री ने। उसका पता कैसे चलता है, उसका पता ऐसे चलता है कि इसके जो सिक्के मिले हैं, यज्ञश्री के सिक्के मिले हैं, सिक्कों पर नाव, जहाज व मछली के चित्र मिले हैं, मछली के चित्र जो उसके क्या दिखाते हैं, समुद्र प्रेमी होने का वर्णन करते हैं, समुद्र प्रेमी, ठीक है। आपका जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसने एक बार शकों को भी हराया था। किसे, शकों को हराया था। कैसे पता चलता है, एक शक शासक है, ऊपर वाले जो राजा हैं उत्तर भारत में, शक शासक है नहापन, ठीक है, नहापन को हराया क्योंकि लगभग 1906 ईस्वी में क्या होता है, जो एक क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र क्षेत्र है, वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, लगभग 13,250 सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं, सिक्के। वो पहले सिक्के क्या थे, वो पहले सिक्के इनके थे, शक शासक थे, और एक तरफ उनके नहापन का नाम मिलता है, ठीक है, या शक्ल मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, जो गौतमीपुत्र था उसने एक तरफ को उसे प्लेन करवाया और अपने नाम करवा दिया। तो ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या करा, इसको हराया होगा, और बहुत बड़ी मात्रा में ये हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। एक फेमस बात और थी गौतमीपुत्र सातकर्णी की, आप उसी में लिख सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो इसके घोड़े थे, घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पी रखा था, 3 समुद्र का पानी पिया था। अब 3 समुद्र से पानी का मतलब तो यही है कि आपका जो इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत को देखते हैं, एक तरफ ये अरब सागर वाला है, नीचे हिंद महासागर वाला, और ये इधर बंगाल की खाड़ी वाला, यानी कि इतने पे पूरा इसका कंट्रोल हमें इससे पता चलता है, ठीक है। तो इसका काफ़ी सारा बखान हो गया है। अब हम यज्ञश्री पे चलते हैं। इससे हमें समुद्र प्रेमी का होने का पता चलता है, और ये हमारे कुछ फेमस शासक हो गए, और समुद्र इसमें सातवाहन में हमें इतना ही पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो हमारे शासक आएंगे वो विदेशी शासक आ जाएंगे, जिसमें हमें पता चलेगा हिंद यूनानी या यवनों के बारे में। भारत कमज़ोर हो चुका है मौर्यों के बाद, दक्षिण भारत में और भी ज़्यादा, अब वो अपने दक्षिण वाला क्षेत्र वो विस्तार कर चुके हैं। अब इनमें क्या करते हैं कि विदेशी आते हैं, ये खानाबदोश जातियाँ हैं जिन्हें क्या कहीं और तो शरण मिलती नहीं है, वो देखते हैं भारत वाले क्षेत्र को, भारत में आ गए और स्टार्ट कर दिया इन्होंने आक्रमण करना। तो इसका जो फेमस राजा है, प्रमुख राजा, उसका नाम है मिनांडर। क्या नाम है, मिनांडर, जिसको भारतीय किताब में क्या लिखा गया है, मिलिंद भी लिखा गया है, मिलिंद। तो एक फेमस बुक है, एक बुक है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो में क्या है, जो आपके एक बुद्ध के एक चेले थे, ठीक है, जिनका नाम था नागसेन। तो मिलिंद पन्हो में क्या है, नागसेन व मिलिंद के सवाल जवाब है। क्या है, मिलिंद के सवाल जवाब है। तो इनके ये सवाल जवाब होते हैं और ये इनसे प्रश्न हो जाते हैं, और मिलिंद क्या करता है, बुद्ध धर्म को अपनाता है। तो क्या करा इसने, बुद्ध धर्म अपनाया। किसने अपनाया, मिलिंद पन्हो या मिनांडर ने अपनाया। अब हिंदी यूनानियों की एक फेमस बात और है, वो ये है कि सबसे पहले जो सिक्के थे
सिक्कों पर राजाओं का नाम और तारीख सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही डलवानी स्टार्ट करी भारत में। भारत की बात कर रहे हैं हम। तो सिक्कों पर तारीख व राजा का नाम, राजा का नाम लिखवाना शुरू किया। किसने शुरू किया? हिंद यूनानियों ने। इस बात का ध्यान रखना आप, सिक्कों पर तारीख लिखवाना किसने किया? यूनानियों ने, यूनानियों ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैंने लिखवाया अलग से। ठीक है, अब हम बात करते हैं शक या सीथियन की। अब ये शक क्या है? ये अलग अलग प्रजाति के रूप में भारत में आते हैं। खानाबदोश प्रजाति है, मध्य एशिया से आती है। अब वहाँ पे मध्य एशिया में क्या, सारा तो सूखा सूखा है, वहाँ पे खाने पीने को तो कुछ है नहीं, उगाया भी नहीं जा सकता है। तो ये क्या करते हैं? अलग अलग देशों पे आक्रमण करते हैं। ऐसे ही पहले जाने वाले थे चीन में। अब चीन वालों को इसका खतरा था। तो इसी समय पे क्या होता है, एक राजा थे यहाँ वहाँ के सी हुआंग करके थे एक। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने चीन की दीवार इसी समय पे बनवाई थी। किसके आक्रमण से बचने के लिए? शक या सीथियनों के आक्रमण से बचने के लिए। तो लगभग इसका जो काल है, चीन की दीवार बनवाई इन्होंने, चीन की दीवार का निर्माण। ठीक है, किसके आक्रमण से बचने के लिए करवाई? शकों के आक्रमण से। अब उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी सी दीवार बनवाई थी, ज़्यादा तो नहीं बनवाई थी, लेकिन बाद में जाके और राजाओं ने इसमें साथ दिया। तो लगभग ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 221 से लगभग 210 ईसा पूर्व के लगभग जो है ये कौन बनाता है? ये दीवार का निर्माण होता है। किसके आक्रमण से बचने के लिए? शकों के आक्रमण से बचने के लिए। कौन बनवाता है? सी हुआंग। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम समझते हैं शकों के बारे में। शकों का एक फेमस राजा है, और एक मिनट, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। शकों का एक फेमस राजा है जिसका नाम है रुद्रदामन। प्रमुख राजा क्या नाम है उसका? रुद्रदामन। ठीक है, अब ये क्यों फेमस है? सबसे पहले फेमस ये इसलिए है क्योंकि इसने एक तो जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। क्या लिखवाया था? जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ अभिलेख जो है ये पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। तो जितने पहले भी हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो मिलते हैं हमें कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो ये क्या है? संस्कृत भाषा में, पूर्णतः संस्कृत भाषा का अभिलेख है, संस्कृत का अभिलेख। ठीक है, किसने लिखवाया? रुद्रदामन ने। ठीक है, एक चीज और, रुद्रदामन ने क्या करा, एक झील है जो बहुत फेमस है आपका, इस झील का नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का क्या करवाया इसने? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है दोबारा से इसको बनवाया। पहले बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका एक वो था, राज्यपाल था, उसने उसको बनवाया था। कहाँ पे है ये आपका गुजरात में पड़ती है, गुजरात में। किसके? इसके जूनागढ़ के आसपास ही है ये। सुदर्शन झील का क्या करवा दिया इसने? जीर्णोद्धार कर दिया। अब ये इतना फेमस राजा था, इसने अपने समय के सातवाहनों को भी 2 बार हराया था। मतलब कि सातवाहनों और इसमें क्या हो रहा, एक दूसरे में युद्ध होता रहता था, कभी वो जीतते थे कभी ये जीतते थे। तो उसने 2 बार सातवाहनों को हराया। किसने हराया? रुद्रदामन ने को हराया। ठीक है, तो हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने पढ़ लिया रुद्रदामन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पहलव या पार्थियन के बारे में। ठीक है, तो अब पहलव और पार्थियन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो फेमस एक राजा है वो है गैंडो फर्निज
करके ऐसी कुछ है इसका, हाँ ये ही नाम है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये भारत में फेमस राजा है, प्रमुख राजा, प्रमुख राजा, ठीक है। अब ये भी उधर से ही आ रही है ये सारी जातियाँ, ठीक है। तो इसके समय में एक फेमस समय काल ये होता है, फेमस बात ये होती है कि जो एक सेंट थॉमस करके एक संत होते हैं, वो ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत में आते हैं पहली बार। एनसीईआरटी में ये नए जोड़े गया है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सेंट थॉमस किसके समय में आए, गैंडोफर्नीज के समय में आए। कौन थे, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस क्या थे, ये ईसाई धर्म का प्रचार करने आए, ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए। कहाँ आए, भारत आए, ठीक है। तो ये फेमस बात थी सेंट थॉमस। तो सबसे पहले ये ही आ गए। अब हम इसके बारे में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कुषाणों के बारे में, ठीक है। तो कुषाण जैसे हमने समझा था सातवाहनों के बारे में, ऐसे ही हम कुषाणों के बारे में समझते हैं। अब कुषाण क्या थे, और हाँ, अब कुषाण क्या थे, कुषाणों ने एक फेमस बात ये थी कि इन्होंने एक तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, और सबसे प्रमुख जो राजा था वो इसका था कनिष्क। इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने काम करा था कि सिल्क रोड पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब ये कुषाण जो थे ये आए कहाँ थे, तो ये चीन की खानाबदोश जाति थी। खानाबदोश से मतलब जो एक कैसी जाति, जैसे आजकल बंजारे होते हैं ना, इधर उधर खाने की तलाश में इधर उधर भागते रहते हैं, वैसे ही थे ये। तो क्या ये चीन से आए थे, चीन की खानाबदोश जाति, खानाबदोश जाति। इसके कुछ प्रमुख राजा वो थे आपके कुजुल, कन्फ्यूशियस, ठीक है। अब ये इसका क्या था, ये इसके फाउंडर हो जाते हैं। कौन है, कुजुल कन्फ्यूशियस, संस्थापक माना जा सकता है इनको भारत में, ठीक है। दूसरे नंबर पे विम कन्फ्यूशियस, ठीक है। अब ये कन्फ्यूशियस जो है, विम कन्फ्यूशियस, ये क्या करते हैं कि भारत में जब ये आते हैं तो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाते हैं। क्या चलाते हैं, शुद्ध सोने के सिक्के भारत में क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, कुषाणों ने चलाए। कुषाणों में भी किसने चलाए, विम कन्फ्यूशियस ने चलाए, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो इनका जो फेमस राजा आ जाता है, कौन, द ग्रेट, कौन था भाई, कनिष्क। कनिष्क, थोड़ी देर हम चर्चा कर लेते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया, और जो बौद्ध की अंतिम जो चौथी संगीति थी वो करवाई, कहाँ पे करवाई, कुंडलवन में करवा दी थी, ठीक है। तो धर्म कौन सा अपनाया इसने, धर्म अपनाया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महायान को, महायान, बौद्ध धर्म में भी महायान का समर्थक, ठीक है। इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है। बौद्ध संगीति मैंने पढ़ाई थी जब मैं बौद्ध काल पढ़ा रहा था, महात्मा बुद्ध को पढ़ा रहा था, तब मैंने बताई थी 4 संगीति हुई थी। चौथी संगीति किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में। कहाँ हुई थी, ये हुई थी कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ है ये, कश्मीर में, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति होगी। अब हम बात करते हैं क्षेत्र की। क्षेत्र व व्यापार। तो इनका व्यापार किससे हुआ, व्यापार ये करते थे, मतलब कि जो पैसा कमाने का अधिकतर जो जरिया था वो तो था सिल्क रोड पे अधिकार करना। साथ में
इनके पास जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। इनके पास गंगा वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब है। साथ में इनके पास जो हमारे सिंधु घाटियाँ हैं, सिंधु की 7 नदियाँ हैं, आसपास की जितनी भी नदियाँ हैं उनका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो वो क्षेत्र इनके पास है। तो ये भी खाने पीने के लिए बहुत अच्छा इनके पास क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र कहाँ का? उत्तर भारत का। उत्तर भारत पे इन्होंने क्या कर रखा है? अधिकार कर रखा है। ये कुछ हमारा भारत है, तो उत्तर भारत पे इनका पूरे पे कब्जा है, और साथ में इधर वाले क्षेत्र पे भी कुछ कुछ मध्य एशिया पे भी इन्होंने क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। सिल्क रोड यहाँ से जाता है, जो चाइना से जाता है, तो इस पर क्या बना दिया? जगह जगह या जहाँ पे भी इनका अधिकार होते थे इन्होंने टोल टैक्स लगा दिया कि आप यहाँ आइए और क्या कीजिए? टैक्स दीजिए और जाइए आगे को। ठीक है। इसके समय पे कला का निर्माण होता है, मतलब कि कला की हम बात करें तो मूर्ति निर्माण की 2 फेमस कलाकृतियों का निर्माण होता है। एक था आपका गांधार शैली, ये फेमस है। दूसरी होती है आपकी मथुरा शैली। मथुरा शैली किसके समय में? ये होती है आपके कुषाणों के समय में, इसको ज़्यादा समृद्धि मिलती है। ठीक है। तो अब गांधार शैली और मथुरा शैली हमने पढ़ ही लिया, हमने पूरे मौर्योत्तर काल को अच्छे से समझ ही लिया है, जिसमें हमने 8 के 8 जो साम्राज्य हुए हैं, राजा हुए हैं, उसको समझ लिया। किस तरह से उन्होंने अधिकार कर रखा है वो भी समझ लिया। अब जो नेक्स्ट राजा आएगा वो आएगा गुप्तों के रूप में, और हम अगला जो वीडियो आएगी हमारी वो गुप्तों के रूप में आएगी, गुप्त साम्राज्य की आएगी। तो तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और धीरे धीरे आप हमारे परिवार को भी बढ़ाने में मदद करें, हेल्प करें। धन्यवाद। जय हिंद।